हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज हम रीड करेंगे एक ट्रेंडिंग न्यूज़। आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल हो रहा है ये चीज़ कि एक मछली है जिसको बोला जाता है डूम्सडे फिश, मतलब परले की मछली। तो ये होती कौन सी है, इसके बारे में हम एक न्यूज़ रीड करेंगे। ये न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। आज तारीख है 28 फरवरी 2025। तो इस मछली को इंग्लिश में कहा जाता है डूम्सडे फिश, जिसका मतलब हो गया परले के दिन की मछली। मतलब जो बताती है कि परले का दिन आने वाला है। डूम मतलब होता है परले, यानी कि तबाही। तो ये है फिश। तो एक बार इसको देख भी लेते हैं। ये मछली आपको दिख रही है कैसी है, काफी बड़ी होती है ये साइज में। और ये इसका फेस घोड़े की तरह दिखता है। और ये जो आपको बॉडी दिख रही है सांप की तरह है, सिल्वरिश है, मगरमच्छ टाइप भी लगता है, मतलब इस तरह की फिश है। तो ये आप देख रहे हो, ये पड़ी हुई है सरफेस पर। तो इससे रिलेटेड हमारी ये न्यूज़ है। तो शुरू करते हैं इसे रीड करना और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबलरी को। सबसे पहले देखिए हेडलाइन, वाई डू द जैपनीज बिलीव। तो जैपनीज क्यों मानते हैं। बिलीव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द जैपनीज यानी कि उनकी नेशनैलिटी बताई जा रही है, सब्जेक्ट डू लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैपनीज क्यों मानते हैं, क्यों ऐसा वो बिलीव करते हैं, दैट की इफ अगर डूम्सडे फिश, अगर ये परले की जो मछली है, कम्स अगर ये आती है, टू द सरफेस जमीन पर, ये कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लगा दिया एस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर ये परले की मछली आती है सरफेस पर, इट मीन्स इसका मतलब होता है, मीन मतलब होना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या मतलब होता है इसका, डिजास्टर विल फॉलो, मतलब आपदा आएगी। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, मतलब कोई भी तबाही टाइप। तो हिंदी में आपदा बोला जाता है, तो आपदा आएगी, तो इसका ये मतलब होता है। तो ये थी हमारी हेडलाइन, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। तो बिलीव इज विश्वास करना, डूम्सडे फिश, इसमें वर्ड है डूम मतलब तबाही या परलय, और डिजास्टर मतलब हो गया आपदा। और बाकी रूल अगर आप ध्यान से देखो तो वाई डू द जैपनीज बिलीव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। उसके बाद इफ लगाकर हमारा सेंटेंस जो कि है कॉम्बिनेशन। तो अब देखते हैं मेन न्यूज है क्या चीज। ये यहाँ पे इमेज आप देखते रहिएगा। यहाँ पर लिखा है रीसेंट साइटिंग्स। साइट क्या होती है, दृष्टि, और यहाँ पर साइटिंग्स लिखा है मतलब दृश्य, अपीयरेंस जिसको आप बोलते हैं, मतलब दर्शन। तो रीसेंट मतलब जो फिलहाल जो ये दृश्य है, किसका दृश्य, ऑफ द रेयर और फिश। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, मतलब जो आसानी से आपको मिले ना, तो उसको बोलते हैं रेयर। रेयर और फिश इसी मछली को बोला जाता है। तो कह रहे हैं जो फिलहाल का जो दृश्य है किसका, इस दुर्लभ मछली का और फिश का, पॉपुलरली कोल्ड, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है द डूम्सडे फिश, ये कहा जाता है। हैज, इसने, लेफ्ट एवरीवन टॉकिंग, तो इसने सबको चर्चा में डाल दिया। जैसे हमने एक कोविड के उसमें कुछ सेंटेंस पढ़े थे, जैसे कोविड 19 लेफ्ट एवरीथिंग डेजर्टेड, कि कोरोना ने सब कुछ सुनसान कर छोड़ा। हमने लिखा लेफ्ट एवरीवन डेजर्टेड, सबको सुनसान कर छोड़ा। उसी तरह से ये जो रिसेंट साइटिंग्स है, अभी का जो दृश्य है, हैज लेफ्ट, इसने छोड़ा, किसको छोड़ा, एवरीवन, सबको। किस हालत में, टॉकिंग मतलब बातें करते हुए की हालत में, यानी कि चर्चा में डाल दिया। एंड और देयर ब्रेन्स, और इनके ब्रेन्स को बॉगलिंग, बॉगलिंग मतलब होता है चौंक जाना, तो मतलब चौंकने वाली स्थिति में डाल दिया। इन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन में। अब ये स्पेकुलेशन क्या होता है, इसका एक हिंदी में मतलब निकल जाता है जिसको बोलते हैं अंदाजा लगाना, ठीक है, स्पेकुलेट करना। दूसरा होता है सट्टा लगाना। तो कह रहे हैं सबको क्या किया है, एक सोचने की स्थिति में डाल दिया, उनके माइंड को आश्चर्यचकित कर दिया है, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे आप याद कर सकते हो रीसेंट साइटिंग्स, हाल ही के दृश्य, मछली का नाम याद कर सकते हो और फिश। फिर यहाँ पर
हैज लेफ्ट एवरीवन टॉकिंग, सबको चर्चा करते हुए छोड़ दिया, मतलब चर्चा में डाल दिया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। और उनके ब्रेन्स को क्या किया, बॉगलिंग करते हुए, यानी कि सदमे में डाल दिया, चौंका दिया। और स्पेकुलेशन मतलब अनुमान लगाना, यहाँ पर इसका सेंस देगा, ठीक है। अनुमान लगा रहे हैं कि भाई मतलब कि ये क्या हो गया, ये कौन सी मछली है, तो उनके दिमाग को इस हालत में डाल दिया। इसके बाद क्या लिखा है, दिस डीप सी क्रिएचर, ये जो गहरे समुद्र का जीव है, डीप सी क्रिएचर, तो ये जो क्रिएचर है, हैज बीन स्पॉटेड, इसको देखा गया है। हैज बीन लगाया, स्पॉट मतलब होता है देखना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये डीप सी क्रिएचर हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसको देखा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। कौन सा क्रिएचर, विच हैज, जिसके है एक लॉन्ग, एक लंबा, जिसकी है लंबी रिबन लाइक बॉडी। अब आप देख ही रहे हो, लंबी है, एक रिबन की तरह बॉडी है। तो यहाँ पर विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया है इस डीप सी क्रिएचर के लिए, और विच सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। फिर हमने हैज लगाया पोजेशन, फिर हमने आगे यहाँ पे यूज किया बॉडी, एक नाउन। तो बॉडी कैसी है, लॉन्ग है और रिबन की तरह है, तो ऐसी बॉडी जिसकी है। एंड शिमरिंग, शिमरिंग का मतलब हो जाता है चमकदार। सिल्वर स्केल्स, मतलब जो सिल्वर कलर का है, स्केल्स मतलब तराजू को बोलते हैं, तो तराजू की तरह ये जो बॉडी है सिल्वर कलर की चमकदार, तो इसकी बात हो रही है, ठीक है। विच हैज, जिसकी है इस तरह की बॉडी, और शिमरिंग सिल्वर स्केल्स। हैज बीन स्पॉटेड, इसको देखा गया है। नियर द शोर्स, किनारों पर। शोर्स होते हैं किनारे, किसके किनारे, ऑफ बाजा कैलिफोर्निया, सुर मैक्सिको, तो इस जगह पे। कॉजिंग अ स्टर, जिसने हलचल मचा दी है, ऑन सोशल मीडिया। तो यहाँ पर आप करें वर्ड मीनिंग याद। पहला हो गया कॉज अ स्टर, जिसका मतलब होता है हलचल मचा देना। अब कोमा डाल के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी कि इसका रिजल्ट बता रहे हैं इस पूरी कहानी का। फिर हो गया स्पॉट, यानी कि देखना। शिमरिंग हो गया चमकदार। स्केल्स हम बोलते हैं तराजू को, और शोर्स का मतलब हो गया किनारे। ऊपर वर्ड आया साइटिंग्स, दृश्य या दर्शन। स्पेकुलेशन का मतलब हो गया एक तरह से अनुमान, अंदाजा या सट्टा। और बॉगलिंग मतलब चौंका देने वाला, जैसे हम बोलते हैं ना, माई माइंड बॉगल्ड, मतलब मेरा दिमाग जो है चकरा गया। और दूसरा यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज किया। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमारे रूल कौन कौन से यूज हुए, एक हुआ हैज लेफ्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। फिर डीप सी क्रिएचर हैज बीन स्पॉटेड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट लेकिन पैसिव वॉइस। फिर हमने यूज किया विच रिलेटिव प्रोनाउन, तीसरा रूल। और फिर हमने ये यूज किया हैज लगा के नाउन, यानी कि एक पोजेशन वाला लेसन हमारा। तो ये 4-5 इसमें रूल यूज हुए। और अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर न्यू है और वो इंग्लिश सीखना चाहता है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, स्टेप बाय स्टेप, विद मोर देन 500 वीडियोस, कंप्लीट इंग्लिश है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड करें, वहाँ पे मैं कंप्लीट इंग्लिश सिखा चुका हूँ, और आप वहाँ से जितना जल्दी हो सके जरूर सीखें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आगे देखते हैं, द और फिश रेयर अपीरेंसेस। अपीरेंसेस का मतलब ये हो जाता है दर्शन, मतलब उनका दिखना, और रेयर मतलब दुर्लभ, और ये यहाँ पे लगा दिया अपोस्ट्रोफ एस। तो इन मछलियों का जो दिखना है, नियर द सरफेस, ये जो परत है इसके किनारे, सरफेस के किनारे। हैज लॉन्ग बीन एसोसिएटेड, ये लंबे समय से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आ रहा है लॉन्ग, फिर आ गया हैज बीन, एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए होना। तो ये एसोसिएटेड यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव का, जिसका मतलब है जुड़े हुए होना। और टाइम इन टेंस की बात हो रही है, इसलिए हमने इज एम आर का जो था वो हेल्पिंग वर्ब, उसको चेंज कर दिया हैज बीन में या हैव बीन में। तो यहाँ पे ज्यादा की बात हो रही है तो यूज करेंगे हैव बीन। तो इन दुर्लभ, जो मछलियों का दुर्लभ दिखना है सरफेस के नियर, तो ये काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है, किससे, विद फर्थ कमिंग, यानी कि आने वाले नेचुरल डिजास्टर्स से, प्राकृतिक आपदाओं से, पर्टिकुलरली खास तौर पर अर्थक्वेक्स हो
या सुनामी हो, तो ये अर्थक्वेक्स या सुनामीज तो इनसे खास तौर पर जुड़ा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर हमारा रूल यूज हुआ हैव लॉन्ग बीन, प्रेजेंट सॉरी टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे फर्थ कमिंग मतलब आने वाला, पर्टिकुलरली मतलब आता है विशेष रूप से या फिर खास तौर पर, और अपीयरेंसेस मतलब दर्शन या दिखना। तो एक ये आ गया एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए होना। आगे लिखा है दिस बिलीफ इज ऑल्सो डीपली रूटेड, मतलब ये जो धारणा है, बिलीफ मतलब यहाँ पर है धारणा, इज ऑल्सो डीपली रूटेड, ये रूटेड भी हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। तो डीपली मतलब गहराई से, रूटेड है मतलब निहित है, उसके अंदर समाया हुआ है। तो ये धारणा गहराई में समाई हुई है। किस किस चीज के अंदर निहित है? इन जापानीज फोकलोर में। फोकलोर मतलब आता है जो लोक कथाएं होती है उनको बोलते हैं फोकलोर, ठीक है, पौराणिक लोक कथाएं। और जापानीज वाली तो उनके अंदर ये डीपली रूटेड है, मतलब उनके अंदर अंतर्निहित है, उनके अंदर बसता है गहराई में। एंड और हैज लेड मैनी, और बहुत लोगों के लिए कारण बना है, टू वॉन्डर हैरानी से सोचने का। यहाँ पर आ रहा है लीड, लीड समवन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कोई प्लेस, मतलब कोई चीज किसी के लिए कारण बनती है, कोई चीज किसी को कहीं लेकर जाती है, तो लीड का थर्ड फॉर्म लेड। तो इस बिलीफ ने हैज लेड मैनी टू वंडर, मतलब सोचने के लिए मजबूर किया है इस बिलीफ ने, इस धारणा ने। कब? इफ अगर, दीज रिसेंट अपीयरेंसेस, अगर ये जो हाल ही की अपीयरेंसेस है, आर अ हार्बिंजर ऑफ डूम, कि ये हार्बिंजर है। हार्बिंजर होता है संदेशवाहक, मैसेंजर जिसको आप बोलते हैं, और डू मतलब परले। तो परले का जो मैसेंजर है तो उसकी तरह इन्होंने इसको लिया है। तो पूरा मतलब बता देता हूँ। ये जो बिलीफ है ये जापानीज लोक कथाओं में के अंदर निहित है, और इसने बहुत लोगों को मजबूर किया है सोचने के लिए, अगर सोचने के लिए कि ये जो अभी जो ये दिख रही हैं मछलियां, ठीक है, रिसेंट अपीयरेंसेस आर हार्बिंजर ऑफ डूम, कि ये जो परले है, विनाश जो है उसका क्या है, एक मैसेज है, उसका एक हार्बिंजर है। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो हिंदी। यहाँ पर काफी अच्छे वर्ड है। एक हो गया डीपली रूटेड, मतलब किसी चीज के गहराई में समाया हुआ। फिर हमने यहाँ यूज किया एक वर्ड वॉन्डर, जिसका मतलब है हैरानी से सोचना। फोकलोर मतलब हो गया लोक कथाएं। हार्बिंजर अच्छा वर्ड है, मैसेंजर या संदेश वाहक। और डूम हो गया परले। तो ये आए इसके अंदर वर्ड, उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। तो टेंस तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल ही था। ये जो इज लगा हुआ है ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। फिर हैज लेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। उसके बाद इफ के बाद जो सेंटेंस है ये आ गया आर। उसके बाद ये आ गया हमारा एक नाउन। तो ये भी सिंपल नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। इसके बाद आगे क्या लिखा है, व्हाट डज द लेजेंड से। जो लेजेंड है, लेजेंड तो आप जानते हैं, जो भी अपने फील्ड के सुरमा कहे जाते हैं लेजेंड, तो उनका क्या कहना है। व्हाट डू द लेजेंड से, लेजेंड क्या कहते हैं या उनका क्या कहना है। तो देखते हैं इसको। द और फिश हैज द निकनेम ऑफ। अब इसको ध्यान से पढ़ना पहले, ये हमारा यूज हो रहा है पोजेशन का रूल, हैज प्लस नाउन पोजेशन। तो ये हैज द निकनेम ऑफ, ये जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं, नॉर्मल इंग्लिश में हम यूज नहीं करते। नॉर्मल इंग्लिश में इसका मतलब होता है इज ऑल्सो नोन एज। तो ये मतलब होता है दी और फिश इज ऑल्सो नोन एज, मतलब इसको इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसी का मतलब होता है हैज द निकनेम ऑफ। तो किस नाम से जाना जाता है, ये चाहे जापानीज में कुछ लिखा हुआ है जो भी है। और सी गॉड्स पैलेस मैसेंजर, सी गॉड हो गया समुद्र का देवता, अपोस्ट्रोफेस लगा दिया समुद्र के देवता का, समुद्र के देवता के पैलेस, पैलेस मतलब महल का, मैसेंजर, मैसेंजर मतलब संदेशवाहक, हार्बिंजर संदेश देने वाला। तो इस चीज के लिए इस और फिश को जाना जाता है। इन जापानीज फोकलोर में, जापानीज
लोक कथाओं में। यहाँ पे वर्ड याद करें, एक है पैलेस मतलब महल, फोकलोर ऊपर बताया ही था, लोक कथाएं, और हैज द निकनेम ऑफ मतलब किस नाम से जाना जाता है, इज ऑल्सो नोन एज बाय दिस नेम, जो भी है। तो ये हमारी है ट्रांसलेशन, राइट। और इसके अंदर एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पे लिखा है ना समुंदर के देवता के महल का मैसेंजर। अब इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, हम कह रहे हैं समुंदर के देवता के महल का मैसेंजर। अब यहाँ क्या आ रहा है, का की के, है ना, तो का की के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफ। अब तीन ऑफ तो आप लगा नहीं सकते हैं, तो हमने अपोस्ट्रोफ एस में ये भी पढ़ा था, जैसे राम की बहन का लड़का, इस तरह के रूल पढ़े थे, तो वहां पे हम ऑफ दो बार ऐसे लगा नहीं सकते। तो ये देखो कैसी ट्रांसलेशन है, वो रूल आप देख लेना, आपको समझ में आएगा कि ये कैसे लिखा गया है। तो अपोस्ट्रोफ एस वन टाइम ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दिस मिथ, मिथ मतलब होती है पौराणिक कथाएं, या फिर बोल देते हैं मिथक। मैं हिंदी में मिथक बोल देता हूँ, तो पौराणिक कथाएं बोलते हैं इसको। दिस मिथ, ये जो मिथक है, ट्रेसेस, तो ट्रेस का मतलब क्या होता है, ट्रेस का मतलब होता है अवशेष, मतलब जो निशान, आप साइंस कह सकते हो, निशानी कह सकते हो, या पद चिन्ह कह सकते हो। तो ये जो मिथ है, ट्रेसेस मतलब इनके छोटे छोटे अंश पाए जाते हैं बैक टू द 17th सेंचुरी, मतलब पीछे 17वीं सदी में। एंड सेज, और कहते हैं, या फिर उनका कहना है, मतलब इन ट्रेसेस का मतलब क्या बताते हैं ये। यहाँ पे ट्रेस है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे लगा हुआ है एस, ऐसे ही से है, यहाँ पे लगा हुआ है एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो ये मिथ, ये मिथक पाए जाते हैं पीछे, मतलब 17वीं सदी में पीछे। और ये क्या बताते हैं, सेज दैट, इनका कहना है कि द सरफेसिंग ऑफ द ऑरफिश, मतलब ऑरफिश का सरफेस पर आना, इज अ हार्बिंजर, वो एक मैसेज है। किस चीज का मैसेज है, ऑफ फ्यूचर, मतलब भविष्य के नेचुरल डिजास्टर्स का। क्लियर। आगे क्या लिखा है, द मिथ रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन 2011। तो ये जो मिथक है, ये जो पौराणिक कथाएं है, रिसीव्ड, या फिर पौराणिक कथाएं भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर मिथ जैसे होता है ना, आपके दिमाग में एक भ्रम सा हो जाता है पुरानी चीजों को लेके, उसको भी बोलते हैं मिथ। ये जो मिथ है, रिसीव्ड, हिंदी में बोल देता हूँ, मिथक बोलते हैं हिंदी में। ये जो मिथक है, रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको मजबूत समर्थन मिला 2011 में, व्हेन, जब, सेवरल ऑरफिश, जब कुछ ऑरफिश वॉश्ड अप, तो वो आ गई ऑन बीचेस, समुद्र पे, मतलब वॉशअप होता है बह के आ जाना, ठीक है, बीचेस पे आ गई इन जापान में, ओनली सम मंथ्स बिफोर, कह रहे कुछ महीने पहले ही। किसके कुछ महीने पहले, द डिस्ट्रक्टिव थोहोकू अर्थक्वेक एंड सुनामी, जो आपने देखा है जापान में सबसे बड़ी सुनामी आई थी, तो कह रहे हैं वो जो तबाही वाली डिस्ट्रक्टिव, ये नाम दे दिया इसका, थोहोकू अर्थक्वेक और सुनामी है, तो उससे कह रहे कुछ मंथ्स पहले ही, तो ये वॉशअप होके कहाँ गई थी, बीचेस पर। तो इस चीज की वजह से हम कह रहे हैं ये जो मिथक है, ये जो मिथ है, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला 2011 में। क्लियर। इसके बाद आगे है, दिस कैटास्ट्रोफिक इवेंट। कैटास्ट्रोफिक का मतलब भी होता है प्रलयकारी, ठीक है, या तबाही वाला, प्रलयकारी ये जो घटना है, इवेंट है, मेजर्ड 9.0 ऑन द स्केल। अब भूकंप को नापने के लिए हम रिक्टर स्केल का यूज करते हैं ना, वो उसी स्केल की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट है, ये जो प्रलयकारी घटना है, इसने मतलब इसमें मापा गया 9.0 का जो भूकंप था वो, एंड, और यहाँ पे मेरे हिसाब से देखो एंड आना नहीं चाहिए, यहाँ पे कोमा लगा है, तो यहाँ पर भी कोमा लगना चाहिए, एंड यहाँ होना नहीं चाहिए, फिर यहाँ सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो हम सही ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, दिस कैटास्ट्रोफिक इवेंट ब्रॉट, तो ये प्रलयकारी घटना लेकर आई, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन को, वाइड स्प्रेड मतलब काफी बड़ा
बड़े पैमाने पर, या व्यापक, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही को लेकर आई, ठीक है, ये वाला इवेंट। एंड फेटेलिटीज, और मृत्यु को, फेटेलिटीज का मतलब आता है मृत्यु। और फिर हमने कोमा डाल के यहाँ पे थोड़ा एडिशन दिखा दिया कि कौन सा इवेंट था ये, जिसको मेजर किया गया 9.0 स्केल पर। अब यहाँ पे कोमा डाके, कोमा नहीं लगाना चाहते तो हम लिख देते विच वॉज मेजर्ड, तो फिर हम विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते। आगे क्या लिखा है, दिस मेड द बिलीफ, इसने, मेड यहाँ पे मेड आ रहा है, इसने मतलब बनाया बिलीफ को, बिलीफ कौन सा, ऑफ द डूम्सडे और फिश, ये जो डूम्सडे और फिश का जो ये धारणा है, तो इसको बनाया इवन स्ट्रोंगर, और भी ज्यादा मजबूत। तो ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इवन का मतलब हो गया भी, और स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग का कंपेरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर। अब इसमें कीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया पैलेस, मतलब महल, फोकलोर, लोक कथाएं, ट्रेस मतलब जिनको आप चिन्ह बोलते हैं, निशानियां बोल देते हैं। फिर यहाँ पे आ गया हार्बिंजर, मतलब मैसेज या मैसेंजर। उसके बाद और तो इसमें कुछ लग नहीं रहा है, डिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव है, तबाही वाला। कैटास्ट्रोफिक, परलयकारी, इवेंट इज घटना। और ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉड, वाइड स्प्रेड एडजेक्टिव है, मतलब व्यापक। डिस्ट्रक्शन नाउन है, तबाही। फेटेलिटीज इज मृत्यु। बस इसमें यही है वर्ड मीनिंग। आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाट डज साइंस से, साइंस क्या कहती है, या साइंस का क्या कहना है। दो, हालांकि। अब देखो हमारा दो का लेसन आ गया। दो में क्या होता है, पहले दो लिखते हैं, फिर सेंटेंस लिखते हैं, कोमा, फिर सेंटेंस। अब देख लेते हैं यार, रूल यूज हुआ, दो के बाद ये सारा आ गया सेंटेंस, और यहाँ तक। अब यहाँ देखो बीच में आ रहा है कोमा। अब देख लो ट्रांसलेशन इस तरह से है, दो सेंटेंस कोमा सेंटेंस। तो यहाँ लिखा है, दो, हालांकि, द लिंक बिटवीन और फिश साइटिंग्स, कह रहे हैं जो लिंक है, किसके बीच का लिंक, बिटवीन और फिश के दिखने का, एंड नेचुरल डिजास्टर्स का। तो ये लिंक जो है इज कंट्रोवर्शियल, ये विवादास्पद है, ठीक है। कंट्रोवर्शियल होता है जिसपे बहस हो सके, जिस पर विवाद हो सके, तो कंट्रोवर्शियल है ये लिंक, ठीक है। तो कौन सा लिंक, और फिश का जो दिखना है, और नेचुरल डिजास्टर्स जो है, प्राकृतिक आपदाएं, तो हालांकि इनका लिंक जो है ये कंट्रोवर्शियल है, कह रहे हैं फिर भी साइंटिस्ट्स हैव प्रेजेंटेड, साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, क्या प्रस्तुत किया है, अ नंबर ऑफ थ्योरीज, मतलब काफी सारी थ्योरीज प्रेजेंट करी है, फॉर द फिनोमिनन, मतलब इस घटना के लिए। फिनोमिनन सिंगुलर होता है, और फिनोमिना प्लूरल होता है, ये हमने किया हुआ है नाउन, सिंगुलर प्लूरल नाउन वाले लेसन के अंदर। टेंस कौन से यूज हुए हैं, ध्यान से देखना। पहले तो देखो दो का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, पहला रूल। दूसरा, द लिंक, ये हो गया सब्जेक्ट। अब बिटवीन बता दिया, इस के बीच में हैंड लगता है बिटवीन के साथ, तो ये इज, तो सब्जेक्ट के बाद ये आ गई हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद कंट्रोवर्शियल, तो ये आ गया नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। तो दूसरा है नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। तीसरा, साइंटिस्ट हैव प्रेजेंटेड, इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रूल नंबर 3। तो तीन तीन रूल यूज हुए। आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट्स, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, डीप सी फिश, ये जो गहरे समुद्र की मछली है, सच एज, जैसे कि, द और फिश, कुड बी मोर सेंसिटिव, ये ज्यादा संवेदनशील हो सकती है। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, मतलब आपको बड़ा जल्दी असर हो जाता है, संवेदनशील है। और ये हमारा कुड का लेसन आ रहा है, संभावना, फ्यूचर पॉसिबिलिटी या प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो कह रहे हैं ये कुड भी, हो सकती है, मोर सेंसिटिव, ज्यादा संवेदनशील। किस चीज से संवेदनशील, टू साइज्मिक एक्टिविटी। साइज्मिक का मतलब आता है भूकंपीय गतिविधि, तो भूकंपीय को बोल देते हैं साइज्मिक, मतलब भूकंप से जुड़ी हुई, अर्थक्वेक से जुड़ी हुई। तो उस चीज से क्या है, काफी सेंसिटिव है इस तरह की मछली। अंडर वाटर, पानी के अंदर। बिकॉज, क्योंकि,
दे लिव नियर फॉल्ट लाइन्स, क्योंकि ये फॉल्ट लाइन्स के नियर रहती हैं। अभी फॉल्ट लाइन्स कौन सी होती है, आप गूगल करके देखना इमेज में जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा किसको बोलते हैं फॉल्ट लाइन्स। डिस्टेंस वगैरह होता है, रेखाएं होती है। तो आगे देखते हैं, सच सेंसिटिविटी, कह रहे हैं ऐसी संवेदनशीलता, सच सेंसिटिविटी माइट लीड देम टू कम। तो यहाँ पे देखिए माइट यूज हुआ है, तो माइट कुड से भी कम संभावना को दिखाता है। कह रहे हैं जो ऐसी संवेदनशीलता है तो वो लेकर आ जाती है, देम मतलब उन्हें मजबूर कर देती है, मजबूर कर सकती है टू कम टू द सरफेस, सरफेस पे आने के लिए, बिफोर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से पहले। तो हम कहेंगे ऐसी संवेदनशीलता माइट लीड, अब ये लीड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माइट का हमारा रूल हुआ, तो शायद, शायद ही कह रहे हैं, शायद ही, तो बहुत कम संभावना, तो ऐसी संवेदनशीलता उनको ले आती है या ला सकती है सरफेस पर अर्थक्वेक से पहले। यहां तक क्लियर हो गया। अभी करो वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया हमारा कंट्रोवर्शियल, यानी कि विवादास्पद, जिस पर विवाद हो सके। फिनोमिनॉन, यानी कि एक तरह की घटना। सेंसिटिव इज संवेदनशील। साइज्मिक एक्टिविटी मतलब भूकंपीय गतिविधि। फिर हमने कुड का रूल यूज किया, कुड प्लस बी का मतलब यहाँ पर होने से है, तो कुड फॉर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। फिर नीचे माइट यूज किया, फिर लीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगेन प्रेजेंट पॉसिबिलिटी और फ्यूचर पॉसिबिलिटी हम यूज करते हैं कुड में माइट का। तो यही थे इसके अंदर। आगे देखते हैं। बट लेकिन मोस्ट साइंटिस्ट्स, लेकिन ज्यादातर या अधिकांश वैज्ञानिक, थिंक सोचते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या सोचते हैं, द कनेक्शन, ये जो जोड़ है, कनेक्शन है, इज एक्सीडेंटल, ये आकस्मिक है, एक्सीडेंटल है मतलब ऐसे ही हो गया, हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक, होता है ना आकस्मिक मौत हो जाती है, तो वही चीज। तो ये जो कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन, इनका मछलियों का दिखना और नेचुरल डिजास्टर, कह रहे ये आकस्मिक है, एक्सीडेंटल है। एंड दैट, और ये कि और फिश आर मोर लाइकली टू बी पुश्ड। अब यहाँ पे देखो कौन सा लेसन आया, लाइकली टू, उसके बाद हम वो हमारे जो रूल थे वो सारे यूज करते हैं। लाइकली टू फर्स्ट फॉर्म, लाइकली टू बी प्लस एडजेक्टिव, लाइकली टू हैव प्लस नाउन, लाइकली टू हैव बीन टू प्लेस, लाइकली टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, लाइकली टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो सारे एडवांस्ड वाले, तो वो आपको पता ही होंगे, बहुत बार बता चुका हूँ। तो लाइकली मतलब होता है संभावना, तो कह रहे हैं और ये की, एंड दैट, और फिश आर मोर लाइकली मतलब ज्यादा संभावना है कि ये जो और फिश है, टू बी पुश्ड, तो ये पुश होकर आ जाती हैं, टू द सरफेस, सरफेस पर, किसके द्वारा, बाय। अब यहाँ पे टू बी पुश्ड कैसे आया, हमारी हिंदी कुछ और बन रही है कि भागकर लाई जाती है या आ जाती है, वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और जो इसका ऑब्जेक्ट था वो हमने लिख दिया यहाँ पे इट की जगह, और सिंपल में हम यहाँ पे इट लिखते हैं, इट इज मोर लाइकली, तो इट रिप्लेस कर दिया और फिश से। तो ये एडवांस ट्रांसलेशन है, रूल किए होंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो आपको मुश्किल लगेगा। तो मतलब पुश करके आ जाती हूँ सरफेस पे, किसके द्वारा पुश होकर, पावरफुल करंट्स से। करंट्स मतलब वो आती है जो ये लहरें आती है ना, तो उसको बोलते करंट्स, तो उसके द्वारा, और इलनेस या बीमारी के कारण, तो ऐसा होकर वो आ जाती है सरफेस पे, तो ये ऐसा अधिकांश साइंटिस्ट मानते हैं। अर्थ 2019 जो 2019 की स्टडी है, इन द बुलेटिन ऑफ द साइमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका, तो ये जो भी सोसाइटी है, और साइमोलॉजिकल हो जाता है मतलब जिसमें भूकंप की तीव्रता वगैरह हम नापते हैं, तो वो चीज मतलब वाइब्रेशन को नापते हैं इन शॉर्ट। तो कह रहे हैं उस 2019 की स्टडी में, तो इस स्टडी ने फाउंड, पाया, नो रिलेशनशिप मतलब कोई संबंध नहीं पाया, बिटवीन, किसके बीच में, और फिश साइटिंग्स, और फिश के दिखने में, और अर्थक्वेक्स में इन जापान में। तो क्लियर हो गया है सारा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी आपको। यहाँ पे अभी करते हैं वर्ड मीनिंग याद, और उससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द स्क्रैच।
सो सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप होंगी, तो सब कुछ रहेगा उसके अंदर। तो अभी आज ये वर्ड मीनिंग पे, यहाँ पर एक्सीडेंटल, नाम से वैसे क्लियर हो रहा होगा, हिंदी में बोल देते हैं आकस्मिक। फिर करंट्स आ गई, मतलब जो लहरें होती हैं, और एग्जैक्ट हिंदी मेरे को भी याद नहीं आ रही है, जो भी लहर होती है मतलब उसके साथ ही समझ लो। और दूसरा इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं, एक बस लाइकली टू का हमारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, फिर टू भी थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर हमने एक ये वर्ड देखा साइमोलॉजिकल, मतलब भूकंपीय, भूकंप से रिलेटेड। तो बस यही था इसके अंदर, और तो इसमें खास कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपका मिथ था इस फिश को लेके वो भी पता चल गया होगा, दूर हो गया होगा। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।